देखो बेटा, केमिस्ट्री में अपना जो चैप्टर चल रहा था विलयन वाला, उसमें एक टॉपिक है विलेयता, सॉल्युबिलिटी। क्या है? विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी। अपना जो टॉपिक है केमिस्ट्री में वो है विलेयता। इसको हम लोग बोल रहे हैं सॉल्युबिलिटी। क्लियर? ध्यान देना, जैसे हम लोग नमक को पानी में घोलते हैं तो नमक आसानी से पानी में क्या हो जाता है? घुल जाता है। तो नमक कहलाता है विलेय और पानी कहलाता है विलायक, और घोलने के बाद जो बनेगा वो कहलाएगा नमक का विलयन। नमक का विलयन। तो अपना टॉपिक है विलेयता। जैसे कोई भी विलेय है, कोई भी विलेय पदार्थ है, हमें उसकी विलेयता निकालनी है। किसी भी विलेय पदार्थ की हमें विलेयता चाहिए है। क्लियर है? तो ध्यान देना भाई एक बात पे, एक निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की किसी विलायक में जो विलेयता है वो सदैव निश्चित रहती है। एक निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की किसी विलायक में विलेयता सदैव निश्चित रहती है। ठीक है? विलेयता को परिभाषित कैसे करेंगे? देखो, हमारे पास सपोज करो कि कोई विलायक है ना। हमने उस विलायक की 100 ग्राम मात्रा को लिया। हमने उस विलायक की 100 ग्राम मात्रा को लिया। ठीक है? ध्यान देना, किसी भी विलेय पदार्थ की जितनी अधिक से अधिक मात्रा 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है, वह मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाती है। क्या काम है? किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की 100 ग्राम मात्रा में विलेय पदार्थ की जितनी अधिक से अधिक मात्रा घुल जाती है, वह उस विलेय पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। क्लियर हुआ? क्या बोला हमने? किसी निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की जितनी अधिक से अधिक मात्रा किसी विलायक के 100 ग्राम में क्या होती है? घुल जाती है, वह उस ताप पर उस विलेय की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है, सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्लियर है? विलेयता के आधार पर विलयनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले है संतृप्त विलयन। कौन से? संतृप्त विलयन। दूसरे हैं असंतृप्त विलयन, और तीसरे हैं अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। विलयनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले हैं संतृप्त विलयन, दूसरे हैं असंतृप्त विलयन, और तीसरे हैं अति संतृप्त विलयन। हम पहले आपसे बात कर रहे हैं बेटा संतृप्त विलयन की। कौन से विलयन की? संतृप्त विलयन की। सपोज करो कि हमने एक निश्चित ताप पर किसी बर्तन में
कोई विलायक को लिया, क्या कह रहे हैं हमने एक निश्चित ताप पर किसी बर्तन में किसी विलायक की निश्चित मात्रा को लिया, सपोज करो जल को लिया। अब हमने उसमें 1 चम्मच शक्कर को मिलाया और उसको क्या किया, हमने घोला। तो जब हम उसमें 1 चम्मच शक्कर को मिला के घोलेंगे तो हमें पता है कि शक्कर के विलयन के में क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। अगर हम बने हुए इस विलयन में ही थोड़ी सी मात्रा में शक्कर को और मिलाएं तो फिर उसे क्या करें, हिलाएं। एक बात को ध्यान रखना कि हमें गर्म नहीं करना है, बिना गर्म किए हुए केवल आप उसे चम्मच से क्या करो, हिलाओ। तो हो सकता है कि दूसरी बार में भी कुछ जितनी भी शक्कर आपने मिलाई है वो सारी की सारी शक्कर उसमें क्या हो जाए, घुल जाए। लेकिन अगर हम ऐसा बार बार करते हैं कि हमने फिर शक्कर को लेकर उसमें डाला, फिर शक्कर को लेकर उसमें डाला, तो कुछ समय बाद एक अवस्था ऐसी आएगी कि हम उसमें जितनी शक्कर मिलाएंगे, है ना, तो मिलाई जाने वाली जो शक्कर है वो उसमें घुलना बंद कर देगी और पूरी की पूरी शक्कर या अतिरिक्त शक्कर नीचे जाकर ठोस के रूप में क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। ये जो अवस्था है ना बेटा, ये संतृप्त विलयन की अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है, संतृप्त विलयन की अवस्था। देखो, जब विलेय पदार्थ विलयन में घुलना क्या कर दे, बंद कर दे, जब विलेय पदार्थ विलयन में घुलना क्या कर दे, बंद कर दे, तो वह उसकी कौन सी अवस्था कहलाती है, संतृप्त विलयन की अवस्था कहलाती है। समझना हुआ बात को। देखो, आपने एक निश्चित विलायक लिया, उसमें एक निश्चित मात्रा में ही शक्कर घुल सकती है। अगर आप उतनी ही शक्कर को उसमें घोलोगे जितनी उसमें घुल सकती है, तो बना हुआ विलयन क्या कहलाएगा, संतृप्त विलयन कहलाएगा। जैसे सपोज करो, हमने तुम्हें उदाहरण दिया कि हमारे पास शक्कर का विलयन है। काय का विलयन है, शक्कर का। हमने तुमसे कहा कि शक्कर की विलेयता 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम है। शक्कर की जो विलेयता है बेटा वो कितनी है, वो 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम है। मतलब 100 ग्राम विलायक में 30 ग्राम शक्कर क्या होती है, घुलती है। हमने एक ऐसा उदाहरण दिया आपको। तो अगर इस विलयन में सपोज करो विलायक कितना है, 100 ग्राम, अगर हम इसमें केवल 15 ग्राम शक्कर डालेंगे, कितने ग्राम, 15 ग्राम, तो अभी इसमें 15 ग्राम शक्कर और घुल सकती है। तो इस अवस्था में जो विलयन बनेगा वह विलयन हमारा क्या होगा, असंतृप्त विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा, असंतृप्त। क्यों, क्योंकि इसमें विलय की मात्रा भी इसकी अधिकतम अवस्था से कैसी है, कम है, तो ये असंतृप्त विलयन कहलाएगा। अगर हम इसमें 15 की जगह 30 ग्राम शक्कर डाल दें तो पता है कि शक्कर की विलेयता कितनी है, 30 ग्राम। मैक्सिमम कितनी शक्कर घुल सकती है, 30 ग्राम शक्कर घुल सकती है। और आपने कितनी शक्कर डाली, 30, तो पूरी की पूरी शक्कर उसमें क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। और इस अवस्था में जो विलयन हमें प्राप्त होगा वो कौन सा विलयन कहलाएगा, वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। लेकिन अगर हम 45 ग्राम शक्कर इसमें डालते हैं, तो अगर आप 45 ग्राम शक्कर डालोगे तो क्या होगा, 30 ग्राम शक्कर जो है वो तो इसमें घुल जाएगी, लेकिन 15 ग्राम शक्कर जो है वो शेष बची रहेगी। 15 ग्राम शक्कर ठोस के रूप में नीचे जाकर क्या हो जाएगी, शेष बची रहेगी। तो इस अवस्था में जो विलयन बनेगा वो कौन सा विलयन कहलाएगा, वो अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन कहलाएगा, अति संतृप्त विलयन। क्लियर हुआ आपको। विलेयता की परिभाषा क्या है, किसी निश्चित ताप पर किसी भी विलायक की 100 ग्राम मात्रा में किसी विलेय पदार्थ की जितनी अधिक से अधिक मात्रा घुल जाती है वह उस पदार्थ की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेयता। विलेयता के आधार पर विलयन कितने बताए, 3 प्रकार के, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। क्लियर है, चलो ठीक। बेटा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक।
विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ध्यान देना, किसी विलेय पदार्थ की जो विलेयता है उस पर 3 कारकों का प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, ताप का प्रभाव। नंबर 1, ताप का प्रभाव। नंबर 2, विलेय व विलायक। विलेय व विलायक की प्रकृति का प्रभाव। और नंबर 3, सम आयन प्रभाव। क्या? सम आयन प्रभाव। किसी विलेय की विलेयता पर निम्नलिखित 3 कारकों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला है ताप का प्रभाव, दूसरा है विलेय और विलायक की प्रकृति का प्रभाव, तीसरा है सम आयन प्रभाव। जैसे हम आपको एक चीज बताएं, वे विलेय पदार्थ जो जल में घोलने पर ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। काय को? ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं। ध्यान देना, वे विलेय पदार्थ जो जल में घोले जाने पर ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, इनकी जो विलेयता है, इनकी विलेयता वह ताप के बढ़ाने पर घटती है। इनकी जो विलेयता है वह ताप के बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। क्या बोला हमने? फिर से देखो, वे विलेय पदार्थ जो जल में घोले जाने पर ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं, उनकी विलेयता ताप के बढ़ाने पर क्या होती है? घटती है। याद रखना। इसका एग्जाम्पल देख लो पहले। एग्जाम्पल है अपना, जैसे कि कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4, अभी सॉलिड स्टेट में है। आपने इसे जल में घोला, ठीक है, तो अपने लिक्विड फॉर्म में आएगा कैल्शियम सल्फेट, इसका में लिक्विड मिलेगा। लेकिन ये क्या करता है, आप जल में घोलोगे तो ऊष्मा को उत्पन्न करेगा, प्लस में Q कैलोरी, है ना। तो कैल्शियम सल्फेट को जल में घोलने से ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। इसी वजह से अगर आप टेम्परेचर को क्या करोगे? बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो कैल्शियम सल्फेट की जल में विलेयता क्या होगी? घटेगी। कैल्शियम सल्फेट की जल में विलेयता क्या होगी? घटेगी। ऐसे ही CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड स्टेट में है। आपने इसे क्या में घोला? जल में घोला, तो इसका लिक्विड फॉर्म प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का लिक्विड फॉर्म। इसमें भी ऊष्मा क्या होती है? इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 ऐसे विलेय पदार्थ हो गए जिन्हें आप जल में घोलोगे तो ऊष्मा क्या होगी? उत्पन्न होगी। और अगर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ध्यान रखना, टेम्परेचर को बढ़ाने से जल में विलेयता क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। इनकी विलेयता टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगी? घटेगी। इसके अपोजिट, अगर कोई विलेय पदार्थ जल में घोलने पर, ठीक है, ऊष्मा अवशोषित करता है, ऊष्मा अवशोषित करता है, ठीक है, तो याद रखना, ताप के बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। क्या होगा? तुम्हारे पास कोई विलेय पदार्थ है,
आप उसे जल में घोल लें, अगर वो ऊष्मा को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, तो ताप के बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि KNO3 है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे कि ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, ये सॉलिड स्टेट में है अभी। अगर आप इन्हें क्या करोगे, जल में घोलोगे, जल में घोलने पर यहां ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, माइनस में लिखी, कहाँ में लिखी हुई है, माइनस में। तो याद रखना, इनकी जो विलेयता है, इनकी जो विलेयता है ये, वो ताप के बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। इनकी विलेयता ताप के बढ़ाने पर क्या होती है, बढ़ती है। बोलो, समझ में आया आपको, क्लियर? ये एक पॉइंट हो गया। ये प्रभाव किसके आधार पर है, आपने 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, लासा तेलीय का नियम। इसकी व्याख्या अगर अपन करना चाहें तो लासा तेलीय नियम के आधार पर हम इसकी क्या कर सकते हैं, व्याख्या भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल याद रखना, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो ऐसे विलेय पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर ऊष्मा को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, अतः टेम्परेचर को बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या होती है, घटती है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ग्लूकोज ऐसे विलेय पदार्थ हैं जो जल में घुले जाने पर ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, अतः टेम्परेचर को बढ़ाने पर इनकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। चलो नेक्स्ट है विलेय और विलायक की प्रकृति का प्रभाव। विलेय और विलायक की प्रकृति का प्रभाव, सुनना मेरी बात को जरा अच्छे से। एक बहुत सिंपल सा नियम बता रहे हैं, कोई भी पदार्थ उस विलायक में अधिक मात्रा में विलेय होगा जो उसके समान हो, या जिन विलेय और विलायक की प्रकृतियां समान हैं, ठीक है, उनमें वो क्या होते हैं, अधिक विलेय होते हैं। जैसे कि एक पॉइंट है कि किसी भी विलायक में वे पदार्थ अधिक विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक के जैसी होती है। जी है नियम, वे किसी भी विलायक में वे पदार्थ अधिक विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक के जैसी होती है। क्या बोला हमने, किसी भी विलायक में वे विलेय पदार्थ अधिक मात्रा में विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक के जैसी होती है। समझना बात को। अगर यह है विलेय, यह है विलायक, ठीक है, अगर विलेय आयनिक प्रकृति का है, आयनिक या ध्रुवीय प्रकृति का, और विलायक भी अगर कैसा है, ध्रुवीय प्रकृति का है, तो इस कंडीशन में विलेयता कैसी होगी, अधिक होगी। आपको बात समझ में? यदि आपका विलेय जो है वो आयनिक या ध्रुवीय है और विलायक भी कैसा है, ध्रुवीय है, तो विलेयता कैसी होगी, अधिक होगी। अगर आपका विलेय सहसंयोजी या अध्रुवीय है, कैसा है, अध्रुवीय, और आपका विलायक भी कैसा है, अध्रुवीय है, तो इस कंडीशन में भी उसकी विलेयता कैसी होगी, अधिक होगी। ध्यान देना, विलेय कैसा है, ध्रुवीय, विलायक कैसा है, ध्रुवीय, तो विलेयता कैसी होगी, अधिक। अगर विलेय कैसा है, सहसंयोजी या अध्रुवीय, विलायक कैसा है, सहसंयोजी या अध्रुवीय, तो भी उसकी विलेयता कैसी होगी, अधिक। लेकिन सुनो, अगर विलेय है ध्रुवीय, विलायक कैसा है, अध्रुवीय, तो ऐसी कंडीशन में बेटा उसकी विलेयता कैसी हो जाएगी, कम। विलेयता कैसी हो जाएगी, कम। अगर विलेय है सहसंयोजी, विलायक है ध्रुवीय,
तो भी उसकी विलेयता कैसी हो जाएगी? कम। यानी कि आपको एक चीज समझ में आई, कोई भी पदार्थ उस विलायक में अधिक मात्रा में विलेय होता है जो उसकी ही प्रकृति का हो, अगर प्रकृतियां समान है तो विलेयता कैसी होगी? अधिक। अगर प्रकृतियां भिन्न भिन्न है तो विलेयता कैसी हो जाएगी? कम। सिंपल सा एक पॉइंट है। एक और है आपका टॉपिक, सम आयन प्रभाव वाला। कौन सा बेटा? सम आयन प्रभाव वाला। भैया शायद अपन लोगों ने 11th में ये टॉपिक पढ़ा है, सम आयन प्रभाव वाला। आपको याद होना चाहिए, यदि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान आयन देने वाले किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन को मिला दिया जाता है तो उसकी जो विलेयता है वह पहले की तुलना में और भी कम हो जाती है। ध्यान रखना भैया, आपको पता होना चाहिए विद्युत अपघट्ट कौन कहलाते? वे पदार्थ या वे रासायनिक पदार्थ जिनके विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके, वे पदार्थ विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। क्या कह रहे हैं हम? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयनों में विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके, वे पदार्थ कहलाते हैं विद्युत अपघट्ट। विद्युत अपघट्टों की एक विशेषता है। क्या है इनकी विशेषता? विद्युत अपघट्टों की विशेषता यह है कि अगर हम किसी विद्युत अपघट्ट को जल में घोलें तो वह हमेशा दो विपरीत आवेशित भागों को प्रदान करता है। समझ में आई? मिलने वाले ये जो आवेशित भाग हैं ये परस्पर विपरीत दिशाओं में क्या करते हैं? गति करते हैं। इन आयनों की गति के कारण ही विलयन में धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। ठीक है, तो विद्युत अपघट्ट तो समझ में आ गई। अब विद्युत अपघट्ट होते हैं दो प्रकार के, एक तो प्रबल और एक होते हैं दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्ट कौन कहलाते हैं? वे विद्युत अपघट्ट जिनके वियोजन की मात्रा अधिक होती है। वे विद्युत अपघट्ट जिनके वियोजन की मात्रा अधिक होती है, वे विद्युत अपघट्ट प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। और वे विद्युत अपघट्ट जिनके वियोजन की मात्रा कैसी होती है? कम होती है, वे विद्युत अपघट्ट क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। क्लियर है? जिनके वियोजन की मात्रा क्या है? अधिक, वो कहलाएंगे प्रबल विद्युत अपघट्ट। और जिनके वियोजन की मात्रा कैसी है? कम, वो कहलाएंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट। समान प्रभाव क्या है? हमने आपसे ये कहा, यदि किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन में यदि किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विलयन में समान आयन देने वाले किसी प्रबल विद्युत अपघट्ट के विलयन को मिला दिया जाए तो उसके वियोजन की मात्रा या उसके विलेयता क्या हो जाती है? पहले की तुलना में कम हो जाती है। देखना, जैसे कि CH3COOH है भैया, ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट है। कैसा है? दुर्बल। तो इसके वियोजन की मात्रा कैसी होगी? कम। यानी कि कम मात्रा में पानी में घुलेगा, कम मात्रा में CH3CO- और H+ आयनों को क्या करेगा? प्रदान करेगा, कम मात्रा में। हमने क्या किया? इसमें CH3COONA को मिला दिया। CH3COONA क्या है? ये प्रबल विद्युत अपघट्ट है। अगर आप इसको पानी में मिलाओगे तो हमें CH3COO- और Na+ आयन की क्या होगी? प्राप्ति होगी। देखो भैया, CH3COH दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, कम मात्रा में वियोजित होता है।
तो एक कम मात्रा में CH3CO -N देगा। आपने इसमें मिला दिया इसको। अब भैया देखो ये दोनों समान आयन दे रहे, तो इनकी वजह से क्या होगा, विलयन में समान प्रभाव लागू होगा और समान प्रभाव के कारण CH3COH की विलेयता पहले की तुलना में भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब वो पहले से भी क्या होगा, कम मात्रा में क्या होगा, विलय होगा। बोलो क्लियर है, आया समझ में? ठीक। ये जो क्वेश्चन है विलेयता पे आधारित, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया आपको ताप के प्रभाव वाला, तो उस पर ध्यान रखना, उसका एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है ना, ये ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है हेनरी का नियम। क्या है भैया? अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है भैया हेनरी का नियम। हेनरी का नियम आपको एक चीज पता होना चाहिए कि गैसें जो होती हैं, गैसें वो द्रव में घुली हुई अवस्था में रहती हैं, या गैसें भी द्रव में विलय होती हैं। गैसें द्रव में क्या हो जाती हैं, घुल जाती हैं। इसका हम आपको पहले कुछ एग्जाम्पल दे दें। मछली जो होती है, मछली वह जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अपनी त्वचा के द्वारा ग्रहण करती है। काय के लिए? अपनी श्वसन क्रिया के लिए। ध्यान रखना, मछली जो है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। काय के द्वारा? अपनी त्वचा। काय के लिए? अपनी श्वसन क्रिया के लिए। एक और एग्जाम्पल देखो, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सोडा वाटर, उनमें जो लिक्विड भरा रहता है उसमें एक गैस घुली रहती है, जिसकी वजह से उसका स्वाद होता है। अगर हम किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन को खोल के रख दें तो वह गैस उसमें से क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और गैस के बाहर निकलने के बाद उसका कोई स्वाद नहीं आता, ढंग से खराब हो जाती है वो, है ना। तो एक बहुत ऐसे उदाहरण हमने आपको दिए, इससे आपको समझ में आएगा कि गैसें भी द्रवों में क्या होती हैं, विलय होती हैं। कोई भी गैस है उसको आप द्रव में क्या कर रहे हैं, घुल रहे हैं। तो किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता का अध्ययन सबसे पहले हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया। क्या बोल रहे हैं हम आपसे? किसी द्रव में किसी गैस की विलेयता का जो अध्ययन है वो किसने किया? हेनरी नामक वैज्ञानिक ने किया। और इन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर अपना एक नियम प्रस्तुत किया, जो कि हेनरी का नियम कहलाता है। किसका नियम कहलाता है? हेनरी का नियम कहलाता है। इनका नियम इतना सा है कि किसी स्थिर ताप पर, ध्यान देना, हमें टेम्परेचर को स्थिर रखना है। स्थिर ताप पर किसी द्रव या विलायक की, स्थिर ताप पर किसी द्रव या विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई जो गैस की मात्रा है, वह उस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या बोला हमने? स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा या एकांक मात्रा में घुली हुई गैस की जो मात्रा है, वह गैस पर आरोपित दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर हुआ? फिर सुनना अच्छे से। स्थिर ताप पर किसी विलायक या किसी द्रव की निश्चित मात्रा में या एकांक मात्रा में घुली हुई गैस की जो मात्रा है,
वह उस पर आरोपित दाव के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब आप जितना दाव उस पर आरोपित करोगे गैस की उतनी ही मात्रा उसमें क्या होती जाएगी, घुलती जाएगी। ये किसका नियम है? ये हेनरी का नियम है। ठीक है। इसी नियम को भैया दूसरे तरीके से भी अपन वो बता सकते हैं। जैसे ये इस बर्तन में सपोज करो कि कोई द्रव है या कोई विलयन है। ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी गैस को घोल रहे हैं। ये कोई गैस द्रव का विलयन है। ठीक है। अब जैसे अपन इसमें गैस को घोलेंगे तो गैस इसके संपर्क में आएगी। ठीक है। तो ध्यान देना, किसी हेनरी के नियम का दूसरा रूप बता रहे हैं आपको। किसी गैस द्रव के विलयन में, गैस द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर, विलयन की सतह पर गैस के द्वारा आरोपित किया गया जो दाव है, गैस के द्वारा आरोपित किया गया जो दाव है, वह विलयन में गैस के मोल प्रभाज के बराबर होता है। वह विलयन में गैस के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। आरोपित किया गया जो दाव है वह विलयन में गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यह है तुम्हारा हेनरी का दूसरा नियम, या इसी नियम का दूसरा वो गैस और द्रव का विलयन है। गैस द्रव का विलयन, इस विलयन की सतह पर गैस के द्वारा आरोपित किया गया जो दाव है, गैस के द्वारा आरोपित किया गया जो दाव है, वह विलयन में गैस के मूल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये हेनरी के नियम का दूसरा रूप है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिवाइज कर लो। हमने आपसे बोला किसी गैस और द्रव के विलयन में, गैस और द्रव के विलयन में विलयन की सतह पर उपस्थित जो गैस है, गैस के द्वारा आरोपित किया गया जो दाव है, आरोपित किया गया दाव, वह विलयन में घुली हुई गैस के मोल प्रभाज के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है? ये हेनरी का नियम है। अगर सपोज करो मोल प्रभाज को अपन ने चाई से लिख दिया, कैसे लिख दिया? चाई से। समानुपात को हटाओ तो नियतांक आएगा KH इंटू चाई। ठीक है। P क्या है? गैस द्वारा आरोपित दाव। चाई क्या है? गैस का मोल प्रभाज। और KH यहाँ पे है हेनरी स्थिरांक। क्या है बेटा? हेनरी स्थिरांक। ध्यान रखना, हेनरी स्थिरांक का जो मान है KH का मान, इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मान क्या पर निर्भर करता है? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। बोलो, क्लियर है? अगर हम लोग आरोपित दाव P, आरोपित दाव P और गैस के मोल प्रभाज चाई, इनके बीच में ग्राफ खींचें तो हमें एक सीधी सरल रेखा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। आगे प्राप्ति होती है, सीधी सरल रेखा की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप दाव को बढ़ाओगे, ये जैसे जैसे गैस का दाव क्या होगा? बढ़ेगा, तो विलयन में गैस के मूल प्रभाज की मात्रा भी लगातार क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है। अब हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाओं में पहली सीमा तो ये है कि दाव का मान बहुत अधिक उच्च नहीं होना चाहिए। दाव का जो मान है ना, वो बहुत अधिक उच्च नहीं होना चाहिए, पहली सीमा।
दूसरा पॉइंट ये है कि जो ताप है, ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि विलेय और विलायक की आणविक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि विलेय और विलेय आपस में क्रिया ना करें, विलायक और विलायक आपस में क्रिया ना करें, विलायक आपस में क्रिया ना करें। मतलब कोई भी ना तो एक दूसरे से आपस में क्रिया करें और ना ही एक दूसरे से क्रिया करें। क्लियर है? तो 3 इसकी सीमाएं बताई हमने आपको। पहली सीमा क्या थी? पहली सीमा थी कि दाब का मान बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरी सीमा थी ताप का मान बहुत कम नहीं होना चाहिए। और तीसरी सीमा थी कि विलेय और विलायक की आणविक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह है आपका हेनरी का नियम। क्लियर? अब जो है एक टॉपिक और अपना है, उसको भी यहीं देख लें। अपना जो अगला टॉपिक है भैया वो है राउल्ट का नियम। किसका नियम? राउल्ट का नियम। ध्यान देना, राउल्ट नामक जो वैज्ञानिक थे, राउल्ट नामक वैज्ञानिक, उन्होंने 2 या 2 से अधिक द्रवों से मिलकर बने हुए विलयन के वाष्प दाब के संबंध में, ठीक है, वाष्प दाब के संबंध में अपना एक क्या दिया? नियम दिया। इनका नियम किसके संबंध में है? 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रवों से मिलकर बने हुए विलयन के संबंध में पहले राउल्ट ने अपना एक नियम क्या किया? प्रस्तुत किया। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन, राउल्ट का नियम 2 प्रकार का है। राउल्ट का जो नियम है वो 2 प्रकार का है। पहला जो नियम है वो 2 या 2 से अधिक द्रवों से बने विलयनों के संबंध में है। 2 या 2 से अधिक द्रवों को आप मिला रहे हैं, द्रवों को मिलाकर आप विलयन बना रहे हैं, उसके संबंध में है। दूसरा जो नियम है वो अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय और विलायक। विलायक कैसा होगा? वाष्पशील होगा, से बने विलयन के संबंध में है। क्लियर है? यहां पे अगर अपन बोले तो बड़ा सिंपल है कि यदि किसी विलयन का निर्माण 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रवों से मिलकर हुआ हो, ठीक है, तो उस विलयन का जो वाष्प दाब है वह उसमें उपस्थित विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। क्या बोला हमने? हम तुमसे कह रहे हैं कि हमारे पास एक विलयन है, ये है हमारे पास एक विलयन। इस विलयन का जो निर्माण है वो 3 द्रवों से मिलकर हुआ है, A, B
और सी। ठीक है, ये सपोज करो कि एक विलयन है, इस विलयन का निर्माण 3 द्रवों से मिलकर हुआ है, तीनों द्रव वाष्पशील हैं, ए, बी और सी। अब ए का अपना जो आंशिक वाष्प दाब है वो मान लो PA डैश है, बी का जो अपना आंशिक वाष्प दाब है वो मान लो PB डैश है, और सी का जो अपना आंशिक वाष्प दाब है वो क्या है, PC डैश है। क्या है, PC डैश। ठीक है, तो क्या कहा हमने आपसे, यदि किसी विलयन का निर्माण 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रवों से मिलकर हुआ हो तो ऐसे विलयन का निश्चित ताप पर वाष्प दाब उन सभी विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इतना सा है। बोलो, मिश्रण का वाष्प दाब PM काय के बराबर होगा, विलयन ए का आंशिक वाष्प दाब कितना है, PA डैश, P का आंशिक वाष्प दाब कितना है, PB डैश, C का कितना है, PC डैश। तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। PA डैश प्लस में PB डैश प्लस में PC डैश। अगर और भी विलयन है तो आप इसी को और ऐड कर दो। क्लियर? तो ये है, क्या बोल रहे हैं, यदि किसी विलयन का निर्माण 2 या 2 से अधिक वाष्पशील द्रवों से मिलकर हुआ हो तो ऐसे विलयन का निश्चित ताप पर जो वाष्प दाब है वह उसमें उपस्थित विलयनों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। एक और चीज सुनो, यदि हमें किसी विलयन का आंशिक वाष्प दाब चाहिए है तो ध्यान रखना, किसी विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब है PA डैश या PB डैश या PC डैश, वह शुद्ध अवस्था में उस विलयन के वाष्प दाब, और उस विलयन में उस विलय की या उस द्रव के मूल प्रवाह के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे PA डैश जे द्रव A का आंशिक वाष्प दाब है, तो द्रव A का जो आंशिक वाष्प दाब है वह शुद्ध अवस्था में उसके वाष्प दाब PA0 और A के मूल प्रभाज चाई A के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। इसी प्रकार अगर B का आंशिक वाष्प दाब चाहिए है PB डैश, तो वो B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब PB0 और B के मूल प्रभाज चाई B के गुणनफल के बराबर होगा। इसी प्रकार C का जो आंशिक वाष्प दाब है PC डैश, वो शुद्ध अवस्था में C के वाष्प दाब PC0 और चाई C के गुणनफल के क्या होगा, बराबर। इन तीनों का मान उठा के यहाँ लगाओ, PM बराबर मिश्रण का आंशिक वाष्प दाब क्या हो जाएगा, PA0 इंटू चाई A प्लस PB0 इंटू चाई B प्लस PC0 इंटू चाई C एंड सो ऑन अगर है तो। क्लियर है? अगर हमें अपने विलयन में A का मूल प्रभाव चाहिए है, विलय A का मूल प्रभाव, तो A का मूल प्रभाव कैसे निकलेगा, A का मूल प्रभाव चाहिए है तो A के मूलों की संख्या आएगी ऊपर, A के मूलों की संख्या आएगी ऊपर और कुल मूलों की संख्या आएगी नीचे, Na प्लस Nb प्लस Nc एंड सो ऑन। क्लियर है? तो ये हो गया राउल्ट का नियम, लेकिन किसके लिए है ये, 2 या 2 से अधिक द्रवों से मिलकर बने हुए विलयनों के लिए है। अगर सपोज करो हमारा जो विलयन है वो अवाष्पशील विलय और विलायक के द्वारा बना हुआ है, तो इस अवस्था में राउल्ट का नियम थोड़ा सा बदल जाएगा। इस अवस्था में राउल्ट का नियम क्या है, जरा ध्यान से देखो।
हमें पता है कि जो विलायक है, विलायक का अपना एक निश्चित वाष्प दाब होगा, सपोज करो P। उसमें जब हम अवाष्पशील विलेय को मिलाएंगे तो अवाष्पशील विलेय को मिलाने से हमें विलेन की प्राप्ति होगी। बने हुए विलेन का एक अपना अलग वाष्प दाब होगा, उसे हम लिखेंगे PS। क्या लिखेंगे? PS। हमें ये पता है कि विलायक का वाष्प दाब होता है अधिक और विलेन का वाष्प दाब होता है कम, है ना। अगर हम आपसे पूछें कि आप हमें वाष्प दाब अवनमन का मान बताओ, क्या बताओ? वाष्प दाब अवनमन। तो विलायक के वाष्प दाब में से आप विलेन के वाष्प दाब को घटा दो तो वाष्प दाब अवनमन मिल जाएगा। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछें कि हमें आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बताओ, क्या पूछा हमने? आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन बताओ, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। तो वाष्प दाब अवनमन क्या है? P - PS। और इसमें अगर हम विलायक के वाष्प दाब से क्या कर दें? भाग दे दें विलायक के वाष्प दाब से, तो ये कहलाएगा आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। क्या कहलाएगा? P - PS अपॉन में P। ठीक है, तो ध्यान देना हमारी बात पे। अगर विलेन का निर्माण कैसे हुआ है? अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाने से हुआ है। तो इस अवस्था में राउल्ट का नियम यह है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन P - PS अपॉन में P उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या है ये नियम? स्थिर ताप पर किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन P - PS अपॉन में P उस विलयन में उपस्थित विलेय के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है? चलो ठीक, या कर लेना कवर। यहाँ तक आपका हो गया, इसको आगे और देख लेंगे अपन बाद में। ठीक है, चलो।